अगर मैं तुम्हें वेन रूनी के करियर को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करने का मौका दूं, तो तुम क्या वर्ड चूज करके उनके टैलेंट को और उनके करियर को डिफाइन करोगे? जहां आज की डेट में हर एक एरा गैरा प्लेयर या फिर हर एक दूसरा प्लेयर जनरेशनल टैलेंट का खिताब लिए घूम रहा है, वहीं उस दौर में वेन रूनी वॉज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ जनरेशनल टैलेंट। आज के इस दौर में जहां पर मार्कस रैशफोर्ड को हम एज अ सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जहां पर हम जेडन सैंचो को एक जनरेशनल टैलेंट का टैग दिए हुए हैं, और बाकी सारे प्लेयर्स जितने भी आज हम देख रहे हैं अपनी टीम में खेलते हुए या फिर प्रीमियर लीग में खेलते हुए या फिर किसी और लीग में खेलते हुए, वेन रूनी अपनी एज में उस टाइम पर बहुत मैच्योर प्लेयर थे। एट द एज ऑफ 22 वेन रूनी वॉज ऑलरेडी वन ऑफ द लीडर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम। और ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसने अपने करियर में अचीव बहुत कुछ किया, लेकिन जितना अचीव किया शायद उससे और ज़्यादा अचीव कर सकता था अगर वो अपनी टीम के लिए और अपने टीममेट्स के लिए अपना जो गेम स्टाइल था और अपना जो स्ट्रेंथ थी उसको सेक्रीफाइस ना करता। वेन रूनी के टैलेंट की जो कहानी है वो इस चीज़ से पता लगाई जा सकती है कि महज 16 साल की उम्र में एवर्टन के लिए ऑलरेडी डेब्यू कर चुके थे वो प्रीमियर लीग में, और आर्सेनल के अगेंस्ट 16 साल का वेन रूनी गोल स्कोर करके उनका जो अवे फॉर्म का रिकॉर्ड था वो ब्रेक करने वाला था। और वो एक गोल ने पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड की और खासकर प्रीमियर लीग क्लब्स की जो निगाहें थी वो वेन रूनी के ऊपर काबिज कर दी थी। सन 2002 से लेकर सन 2004 के बीच में एवर्टन के लिए अपनी फुटबॉल खेलकर दुनिया की नज़रों में अपने आप को साबित कर चुके थे वेन रूनी, और इसी परफॉर्मेंस की दम पर उनको यूरो 2004 में सिलेक्ट किया गया। और यूरो 2004 के उस मौके को कैसे भुनाना था वो वेन रूनी जैसे टैलेंटेड प्लेयर को बखूबी तौर पर आता था। वेन रूनी उस यूरो परफॉर्मेंस पर अपने आप को इस कदर प्रूव करके आए कि फिर आने के बाद यहाँ पर चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल जैसे क्लब्स वेन रूनी को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे। और जब पता चला ये एवर्टन को, तो एवर्टन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि इससे बेहतर टाइम वेन रूनी को ऑफलोड करने का नहीं मिल सकता जहाँ पर वो बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन वेन रूनी इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा निराश थे क्योंकि उनको एवर्टन के लिए 2 साल और खेलना था। वो क्लब चेंज करना चाहते थे लेकिन अपने एवर्टन के साथ कुछ और गेम्स खेलने के बाद। लेकिन जब वेन रूनी को पता चला कि एवर्टन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर यहाँ पर उनको चेल्सी को बेचना चाह रही है, क्योंकि चेल्सी उस टाइम पर नई ओनरशिप में आई थी और चेल्सी के उस वक्त के मैनेजर जोजे मोरिन्यो वेन रूनी को अपने प्रोजेक्ट का एक मेन मैन बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ न्यूकासल भी वेन रूनी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रही थी, लेकिन वेन रूनी के दिमाग पर, वेन रूनी के दिल पर सिर्फ एक ही क्लब काबिज था और वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यूरो से लौटने के बाद, प्री सीजन टूर पे जाने के बाद वेन रूनी की मीटिंग होती है यहाँ पर डेविड मॉइस के, उस वक्त के एवर्टन के मैनेजर से, और वेन रूनी उनको बोलते हैं कि मैं किसी और क्लब नहीं जाऊँगा, अगर आप लोग मुझे बेचना ही चाहते हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेल करो, वरना मैं क्लब छोड़ के नहीं जाने वाला। तो उस पर डेविड मॉइस ने बोला कि आपको मुझे एक रिटन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो तिलमिलाए हुए वेन रूनी कैंटीन गए, वहाँ से एक नैपकिन का पेपर उठाया, और नैपकिन की कहानी ना फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक अलग ही उस पर है, उस पर भी हम एक अलग वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। उस नैपकिन पर लिख कर वेन रूनी ने अपनी जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट थी वो सबमिट की, और वेन रूनी की उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट होने से पहले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने आप को तैयार कर रही थी वेन रूनी को साइन करने के लिए, क्योंकि पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड, जब उनको ये पता चला कि वेन रूनी वांट्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो हर एक इंसान वेन रूनी की चैंट ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑलरेडी करने लगा था। और एक बच्चा जब एक प्लेकार्ड लेकर आया जिस पे लिखा होता प्लीज साइन वेन रूनी, तो मार्केटिंग की जीनियस रही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस वक्त जब वेन रूनी की अनाउंसमेंट की और जब वेन रूनी की प्रेजेंटेशन हुई दुनिया के सामने एज एन ऑफिशियल यूनाइटेड प्लेयर, तब उस बच्चे को उस प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया, जिससे कि एक अलग ही हाइप क्रिएट हुई। बात आती है यूनाइटेड के लिए डेब्यू करने की। स्टेज सेट थी, चैंपियंस लीग का मैच था, फेनरबाचे टीम थी सामने, ओल्ड ट्रैफर्ड बिल्कुल तैयार बैठा था अपने 18 साल के प्लेयर के लिए, और यहाँ पर वेन रूनी ने आते ही अपने पहले ही मैच में फेनरबाचे के अगेंस्ट हैट्रिक स्कोर कर दी, एक फ्री किक बेहतरीन और 2 शानदार गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। लेकिन उस वक्त पर यूनाइटेड की टीम में एक और सुपरस्टार ऑलरेडी डेवलप हो रहा था जिसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वेन रूनी जैसा टैलेंट जिस टीम में होगा, सबको यही लगेगा कि उस वक्त पे यूनाइटेड ने वेन रूनी के आने के बाद सीधे सक्सेस देखनी शुरू कर दी होगी, लेकिन कहानी कुछ और थी।
लेकिन वेन रूनी और रोनाल्डो के होने के बावजूद यूनाइटेड अगले 3 साल बिना किसी प्रीमियर लीग टाइटल के लिए गई। और फिर सन 2006 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां से रोनाल्डो का करियर और वेन रूनी का करियर दोनों एक अलग मोड़ लेने वाले थे। दो एक अच्छे दोस्त, दो एक ऐसे दोस्त जो कि फुटबॉलिंग पिच पर जाकर मैजिक क्रिएट कर रहे थे यूनाइटेड के लिए, उनको एक दूसरे का सामना करना था वर्ल्ड कप के मैच में, जहां पर पोर्चुगल और इंग्लैंड के बीच में तनातनी तो थी, लेकिन सारी देश की और सारी न्यूज़ मीडिया की निगाहें इस चीज़ पर बनी हुई थी कि आखिरकार ये दोनों प्लेयर्स अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं पिच के ऊपर। लेकिन हुआ वो जो न्यूज़ मीडिया को चाहिए था, एक कंट्रोवर्सी, और वेन रूनी को मिलता है रेड कार्ड, जिसमें बताया जाता है कि रोनाल्डो का एक हल्का सा इनपुट था। और उसके बाद पूरी इंग्लिश मीडिया रोनाल्डो के अगेंस्ट चली जाती है, जिसके बचाव में बाद में आकर वेन रूनी को खुद एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि अगर रोनाल्डो की जगह मैं खुद होता तो मैं भी अपनी टीम को जिताने के लिए यही करता। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और हो रही थी, और यहाँ पर इसके बीच में आना पड़ा आपके सर एलेक्स फर्गुसन को। दोनों को साथ बैठाकर इस चीज़ की समझ दी गई कि अगर आपको एक सक्सेसफुल प्लेयर बनना है तो अपने पर्सनल ग्रजेस को, या फिर जो भी न्यूज़ मीडिया में छापा जा रहा है आपके बारे में, उसको गलत प्रूफ करना पड़ेगा। और वो गलत प्रूफ करने के लिए आपको स्टेटमेंट फुटबॉल पिच के बाहर नहीं देना है, आपको ट्रॉफीज जीत कर देना है, एक दूसरे को गोल स्कोर करने में हेल्प करके देना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अगले 3 साल में यूनाइटेड ने हर एक रिकॉर्ड प्रीमियर लीग का ब्रेक किया, रोनाल्डो ने हर एक रिकॉर्ड प्रीमियर लीग का ब्रेक किया, और उसके साथ ही साथ 10 साल के बाद ठीक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना जो सपना था यूसीएल वापस से जीतने का, वो जीता। और उन यूसीएल विक्ट्रीज़ में, उन प्रीमियर लीग विक्ट्रीज़ में, उन 3-पीट विक्ट्रीज़ में किन्हीं 2 प्लेयर्स का सबसे ज़्यादा अगर हाथ था मैनेजर के अलावा, वो थे वेन रूनी और आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन सन 2009 में जब रियल मैड्रिड का ऑफर आया टेबल के ऊपर, तो रोनाल्डो क्लब छोड़ के चले गए। वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे पार्टनर इन क्राइम जो थे कार्लोस टेविश, उन्होंने सिटी राइवल मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन कर लिया। और इसको देखकर वेन रूनी के मन में बहुत ही ज़्यादा आशंकाएं जनरेट होने लगी कि आखिरकार ये क्लब करना क्या चाहता है, क्या ये क्लब ट्रॉफी जीतना भी चाहता है या नहीं। और उसी बीच में फिर वेन रूनी ने 2010 में एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। और उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद वेन रूनी और यूनाइटेड हायरकी का रिश्ता, वेन रूनी और यूनाइटेड फैन बेस का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा तार तार होने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वेन रूनी अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो सिर्फ कुछ ही क्लब्स थे उनमें इंटरेस्टेड। दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स, सबसे नामी गिरामी क्लब्स वेन रूनी का सिग्नेचर हासिल करने के लिए उनको 300 पाउंड के पर वीक का वेज देने को तैयार थे। और उनमें सबसे बड़ा क्लब था रियल मैड्रिड। और उस वक्त के रियल मैड्रिड के मैनेजर जोसे मोरिनो 2004 में भी कोशिश कर चुके थे वेन रूनी को अपने क्लब में लाने की, चेल्सी फुटबॉल क्लब में, बट वो सपना उनका तब पूरा नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ एफसी बार्सिलोना भी वेन रूनी को साइन करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही थी, और वेन रूनी और लियोनेल मेसी की पार्टनरशिप बनाने की एक सोच उनके मन में भी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड की बात की जाए तो रियल मैड्रिड देख चुकी थी कि वेन रूनी और रोनाल्डो के बीच का जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है उसने कितना इंप्रूव किया था यूनाइटेड के अटैक को, और कितनी सक्सेस हासिल की थी यूनाइटेड ने इन दोनों के दम के ऊपर। लेकिन यूनाइटेड और मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में एक टीम जो रेस जीतती दिख रही थी वेन रूनी के सिग्नेचर के लिए, वो थी चेल्सी। वही चेल्सी जिसको 2004 में वेन रूनी ने खुद मना किया था कि मैं इस क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन अब क्योंकि 6 साल बीत चुके थे और यूनाइटेड का एक खराब दौर शुरू होने वाला था ग्लेजर्स के अंडर, और उस चीज़ की भनक वेन रूनी को पड़ चुकी थी। लेकिन फिर एक टीम मीटिंग हुई जिसमें रायन गिग्स ने और गैरी नेविल ने वेन रूनी को समझाया, और फिर उनको क्लब की इंपॉर्टेंस के बारे में, क्लब की हेरिटेज के बारे में नॉलेज दी। मैच था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, ओल्ड ट्रैफर्ड पर मैच होने वाला था। यूनाइटेड को चाहिए था गोल वो मैच जीतने के लिए। एंड देन केम दैट वन मोमेंट जिसने सर एलेक्स फर्गुसन के जो डाउट्स थे या फिर जो भी रिलेशनशिप में डिफरेंस थे वो ख़त्म किए और रिलेशनशिप बेहतर किया। और ओल्ड ट्रैफर्ड जो कि उस वक्त तक वेन रूनी को वापस से उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, उस एक ओवरहेड किक ने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड का, पूरे यूनाइटेड फैन बेस का मन बदल के रख दिया। और वहाँ से फिर एक अलग कहानी शुरू हुई। वेन रूनी को नंबर 9 पर डाला गया और वेन रूनी ने हर एक रिकॉर्ड जो वो एक टाइम पर ब्रेक कर सकते थे वो ब्रेक किया। आज के इस दौर में जब हम मार्कस रैशफोर्ड को, जेडन सैंचो को और बाकी सारे जो
24-24, 23-23 साल के प्लेयर्स हैं, उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं ना, बिना किसी ट्रॉफी जीते या फिर बिना किसी लीडरशिप स्किल के। उस वक्त पे एक 23 वर्षीय वेन रूनी टीम को लीड कर रहे थे एज अ कैप्टन विदाउट द आर्मबैंड, और ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। आज की ये जनरेशन जब वेन रूनी को कंपेयर करती है किसी प्लेयर के साथ, तो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में वेन रूनी की क्वालिटी क्या थी। वेन रूनी वॉज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, क्योंकि अगर गोल स्कोरर और रिकॉर्ड की बात की जाए तो वेन रूनी के नाम हर एक रिकॉर्ड वो दर्ज है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करते होगे। वेन रूनी प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के तीसरे हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, यूनाइटेड की हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। सर बॉबी चार्ल्टन का रिकॉर्ड जब ब्रेक किया था स्टोक सिटी के अगेंस्ट, वो फ्री किक स्कोर करके, तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस बंदे का करियर मैंने एंजॉय किया था, उस बंदे के करियर को मैंने जिया है। और जब आज की इस डेट में वेन रूनी के ऊपर उनके स्टेटमेंट्स एज अ पंडित जब वो देते हैं, उस पर जब सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। यहाँ पर वेन रूनी ने हर एक रिकॉर्ड जो यूनाइटेड के साथ ब्रेक किया जा सकता था वो ब्रेक किया। 5 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 FA कप, 3 आपके लीग कप, उसके साथ ही साथ आपका 1 यूरोपा लीग का भी कप। लेकिन इस बीच में ना 2010, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में एक चीज़ चेंज हो गई थी, और वो था कि यूनाइटेड में जो लीडर्स थे ना वो अब एज कर रहे थे, और लीडर्स की कमी साफ तौर पर दिखने लगी थी पिच के ऊपर। लेकिन सन 2012-13 में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वैन पर्सी को साइन किया, तब सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हुई, क्योंकि फैन बेस ये चाहता था कि वेन रूनी को सेल कर दिया जाए, क्योंकि ये सही एज थी वेन रूनी से पैसा निकालने की, वेन रूनी को मार्केट में बेचकर यहां से अपने लिए फंड जनरेट करने की। और फैन बेस बटा हुआ था, आधे से ज़्यादा लोग चाहते थे कि वेन रूनी रुके, लेकिन एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस थी वो चाहती थी कि वेन रूनी को सेल किया जाए, क्योंकि ये वो प्लेयर है जिसने 2 साल पहले खुद सामने से ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली थी। और आप सुनकर शॉक होगे भी नहीं कि यहां पर चेल्सी फुटबॉल क्लब तीसरी बार वेन रूनी को साइन करने के लिए वापस से इंटरेस्टेड था, और उस वक्त के चेल्सी के मैनेजर कोई और नहीं, वापस से जोजे मोरिनियो ही थे। लेकिन यहां पर वेन रूनी को ना बेचकर एक ऐसा डिसीजन लिया सर एलेक्स ने, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना 13वां प्रीमियर लीग टाइटल जीता और 20वां फर्स्ट डिवीजन टाइटल रजिस्टर किया। वो वैन पर्सी और वेन रूनी की जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन थी वो हमें कहीं ना कहीं वेन रूनी और रोनाल्डो की याद दिला रही थी। और उस सीज़न के बाद जब सर एलेक्स ने अपने मैनेजरियल करियर को अलविदा कहा, तब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इसके बाद क्या और इनके बाद क्या। आते हैं आपके डेविड मॉइस, और डेविड मॉइस के उस सीज़न में जब बाकी सारे प्लेयर्स, रियो फर्डिनेंड का फॉल आउट हुआ, एवरा का फॉल आउट हुआ, विडिच वॉज एजिंग एंड ही वॉज गेटिंग इंजर्ड एवरी नाउ एंड देन, आपके लास्ट सीजन के हाईएस्ट गोल स्कोरर वैन पर्सी वॉज इंजर्ड एवरी नाउ एंड देन। उस सीज़न में आपको ट्रू वैल्यू पता चली वेन रूनी की, क्योंकि जब कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था तब वेन रूनी वॉज द ओनली वॉरियर इन दैट फील्ड जिसने यूनाइटेड को थोड़ा रेलेवेंट बनाया हुए था। यूनाइटेड सिक्स्थ फिनिश करती है और सीज़न के बीच में ही डेविड मॉइस को सैक कर दिया जाता है, और उस सीज़न के बाद रायन गिग्स भी अपने बूट्स हैंग कर देते हैं। बारी आती है कि अगला कैप्टन होगा कौन, क्योंकि आपके पास रियो फर्डिनेंड बचे नहीं, आपके पास विडिच बचे नहीं, आपके पास गैरी नेविल वगैरह की अवेलेबिलिटी रही नहीं। आखिर कैप्टन कौन? तो सबकी निगाहें जाती है वेन रूनी के ऊपर, और लुई वैन हाल के साथ वेन रूनी को बनाया जाता है कप्तान इस यंग टीम का जिसमें नए नए प्लेयर्स लाए गए। लेकिन वेन रूनी का रोल वैन हाल के आते आते बहुत हद तक चेंज हो गया था। वो वेन रूनी जो एक वक्त पे अपने करियर की शुरुआत में एज नंबर 9 खेलते थे, रोनाल्डो को ज़्यादा पुश करने के लिए उनको लेफ्ट विंग पुश किया गया। जब रोनाल्डो और टेविच दोनों चले गए तो उनको बोला गया कि आप वापस से नंबर 9 की पोजीशन पे खेलो, क्योंकि बर्बाटॉफ से हो नहीं पा रहा है। फिर जब रॉबिन वैन पर्सी को लाया गया था, बोला गया कि आप नंबर 10 खेलो। और जब रॉबिन वैन पर्सी को भी बेच दिया गया और जब आपके यंग प्लेयर्स एंथनी मार्शल वगैरह लाए गए लुई वैन हाल के अंडर, तब आपके वेन रूनी को बोला गया कि आपको अब ना डीप लाइन प्लेमेकर के तौर पर खेलना है। तो आज के इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जहां प्लेयर्स अपनी एक पोजीशन गिव अप नहीं करते हैं, वहां वेन रूनी ने अपने आप को हर एक उस पोजीशन में ट्राई किया जहां पर वो कंफर्टेबल थे भी नहीं। और अपने करियर के एंड डेज में आते आते वेन रूनी को एज अ नंबर 6 और नंबर 8 के रोल में भी अपने आप को देखना पड़ा। यहां पर जब सन 2016 में जोजे मोरिनियो को फाइनली यूनाइटेड का आपका मैनेजर अपॉइंट कर लिया गया, तब सबको ये लगा कि ये पार्टनरशिप तो धमा चौकड़ी मचा देगी,
क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप आपकी एक टाइम पर हम देखने वाले थे चेल्सी में, एक टाइम पर एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये शायद पार्टनरशिप आपको रियल मैड्रिड में देखने को मिले, और वेन रूनी से बेहतरीन प्लेयर और वेन रूनी से बड़ा लीडर यूनाइटेड ने मॉडर्न डे फुटबॉल में नहीं बनाया, नहीं प्रोड्यूस किया। एक सिर्फ महज 5 फुट 9 इंच के वेन रूनी एक ऐसे प्लेयर बनकर निकले थे जो अपने कद से बड़े थे, जो अपने नाम से बड़े थे, और जिन्होंने अपना जो तमगा था वो जमाया था अपनी फुटबॉलिंग ब्रिलियंस के तौर पे। ही वॉज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, ही वॉज अ क्रिएटर, ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ लेजेंड। लेकिन वेन रूनी का जो यूनाइटेड करियर का एंड था ना, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एक टाइम पे यूनाइटेड की टीम की बैकबोन कहे जाने वाले वेन रूनी को अपने आखिरी मैच में पूरे 90 मिनट खेलने का मौका भी नहीं मिला, और वेन रूनी का आखिरी मैच बना यूरोपा लीग का फाइनल। यूनाइटेड ने वो लीग जीती और वेन रूनी ने वो कप उठाया, लेकिन वो आखिरी बार था जब वेन रूनी को हमने यूनाइटेड कलर्स में देखा। वेन रूनी जब यूनाइटेड को छोड़कर एवर्टन गए तो वहाँ जाकर भी उन्होंने हैट्रिक स्कोर की, उन्होंने गोल स्कोर किए, लेकिन एवर्टन में वेन रूनी ऑलरेडी अपने करियर में वो स्पार्क लूज कर चुके थे। उसके बाद अगला पड़ाव आया आपका जब उन्होंने ज्वाइन किया डीसी यूनाइटेड को, और डीसी यूनाइटेड के बाद वो गए डर्बी काउंटी, जहाँ पर डर्बी काउंटी में जाकर उन्होंने एज अ प्लेयर और फिर बाद में एज अ कोच भी काम किया। और आज वेन रूनी एज अ पंडित एंड एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं यहाँ पर MLS में जाकर डीसी यूनाइटेड के लिए। आज की जनरेशन को शायद वेन रूनी की महानता के बारे में पता नहीं होगा। द गाय हैज स्कोर्ड मोर देन 250 गोल्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड। इंस्टाग्राम के नंबर शायद उनकी ग्रेटनेस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कभी अगर मौका मिले और कभी अगर आपको तसल्ली से किसी एक ऐसे ट्रू जनरेशनल टैलेंट की कहानी सुननी हो तो एक बार जाकर वेन रूनी के बारे में ज़रूर पढ़ना। मुझे नहीं पता कि हाउ गुड वॉज वेन रूनी, बट आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार हाउ गुड वॉज वेन रूनी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा।